YouTube के सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो विषय है वह है काशीनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी अपना रास्ता लो बाबा की तात्विक समीक्षा। काफी महत्वपूर्ण कहानी है और किसी भी कहानी की जब हम समीक्षा करते हैं तो उसके तत्व के आधार पर होते हैं और कहानी के सिर्फ 6 तत्व माने गए हैं। कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, उद्देश्य और भाषा शैली। इन 6 तत्वों के आधार पर हम कहानी की समीक्षा करते हैं और उसकी सफलता और असफलता को निश्चित करते हैं। तो बेशक काशीनाथ सिंह की यह कहानी अपना रास्ता लो बाबा उनकी एक सफलतम और बहुचर्चित कहानियों में से एक रही है। सबसे पहले आते हैं पहले तत्व पर, जो है कथानक अर्थात कथा का सार। अपना रास्ता लो बाबा कहानी दो परिवेशों पर आधारित है, एक ग्रामीण परिवेश और दूसरा शहरी परिवेश, जिसमें दर्शाया गया है कि आज जो व्यक्ति जिसका बचपन गांव में बीता हो शहर में रहने के बाद वह कितना बदल जाता है, उसके अंदर इंसानियत की भावना कैसे खत्म हो जाती है और वह कितना स्वार्थी बन जाता है। इसी पर आधारित यह कहानी है, काफी भावुक कहानी है। कहानी का आरंभ होता है एक पान की दुकान से, जहां इस कहानी का मुख्य पात्र देवनाथ जो है वो सिगरेट लेने आता है। लेकिन जैसे ही वह दुकान पर पहुंचता है, उसे उसी के नाम से कोई व्यक्ति पूछ रहा होता है। उसे एहसास हो जाता है कि यह कोई जानी पहनी पहचानी आवाज है। तो वह तुरंत दुकान से भागकर अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे सर्दे में कुछ दर्द है और मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ, कोई मुझे पूछे तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। और वह ऊपरी मंजिल में आकर जो है वो लेटने की कोशिश करता है, उस आवाज को भूलने की कोशिश कर रहा है जो उसे जानी पहचानी लग रही थी। जब वह काफी बेचैन होता है तो अपने भविष्य के सुनहरे स्वप्न बुनने लगता है कि जिसमें एक रिहायशी मकान होता है, बड़े बड़े लोगों से उससे संबंध होते हैं। इसी उधेड़-बुन में वह जब समय व्यतीत कर रहा होता है, तभी उसकी पत्नी आती है कि उठिए, आप नीचे चलकर आइए, कोई व्यक्ति आपको पूछता हुआ आया है। और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने कहा कि देव जो है वो इसी घर में रहता है और मुझे इसी घर का पता दिया है, तो मैंने उसे नीचे जो है वो ड्राइंग रूम में बिठाया है। तो देवनाथ नीचे उतर कर देखता है, तो उसे पता चलता है कि ओह! ये तो बेंचू बाबा हैं, जो रिश्ते में उसके ताऊ लगते थे, यानी ताया जी लगते थे। तो जैसे ही वह नीचे आते हैं, तो और अपने ताऊ का बेंचू बाबा का कुशल-क्षेम पूछते हैं। और बेंचू बाबा भी देवनाथ को देखकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बचपन में बेंचू बाबा ने देवनाथ को काफ़ी खिलाया था, अपने खेतों के मुंडेर पर घुमाया था, तो वो सारा बचपन जो है वो उन्हें याद आता है। वो काफ़ी भावुक होकर होकर खुश होते हैं और देवनाथ को गले लगाते हैं। देवनाथ जो था इसी उधेड़-बुन में था कि ये बेंचू बाबा आखिर किस उद्देश्य से आए होंगे। तभी वह उन्हें नीचे बिठाकर जो है वो ऊपर अपनी पत्नी के पास चाय-पानी का प्रबंध करने आते हैं। लेकिन उनकी जो पत्नी है, बेंचू बाबा की हालत को देखकर काफ़ी गुस्सैल हो जाती है, काफ़ी चिढ़ जाती है कि ये जो है वो भुच देहाती न जाने कौन है और क्यों आया है। लेकिन जब देवनाथ ऊपर आकर उसे बताते हैं कि ये बेंचू बाबा है और इनके लिए चाय-पानी का प्रबंध कीजिए। तो जैसे ही वो चाय तो तैयार हो जाती है, लेकिन जब मिठाई की बात आती है, तो देवनाथ के हाथों से जो नई मिठाई निकाली गई थी, उसकी पत्नी उसे साइड में रख देती है और पुरानी बासी मिठाई के जो टुकड़े हैं वो प्लेट में रखकर जो है वो देवनाथ के लिए ले जाने को कहती है। जैसे ही देवनाथ चाय और मिठाई को लेकर नीचे आते हैं, तो देखते हैं कि बेंचू बाबा ने तो बैठक में ही पाँव धोकर पानी वहाँ गिरा दिया है और खुद अंदर के कमरे में गंदे पाँव से बेड पर बैठ गए हैं। उनका जो है वो मन बैठ जाता है और उसे डर भी लगता है कि उसकी पत्नी न जाने क्या कहेगी। लेकिन जब वो नीचे चाय देते हैं और मिठाई को इतने आनंद से खाते हैं, तो देवनाथ काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। ये तो बासी मिठाई को भी जो है वो बेंचू बाबा कहते हैं कि ये बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है।
जबकि उसकी पत्नी ने ये कहकर वो मिठाई दी थी कि इस देहाती को ऐसी मिठाई खाने को कहाँ मिलेगी। बात चलती है हालचाल की, तो देवनाथ उसके मकान को देखकर, उसकी स्थिति को देखकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं कि तुमने हमारी जो है वो रुतबा बढ़ा दिया, गाँव में हमारी इज़्ज़त रख दी। तभी जो है वो गाँव पेंचू बाबा अपने साथ जो था वो आम का रस लेकर आते हैं, जो कि बच्चों को और कुछ जो गाँव में जो फसलें होती हैं उन फसलों को लेकर भी देवनाथ को देते हैं कि शायद शहर में ये सारी चीज़ें बच्चों को और आपकी पत्नी को खाने को नहीं मिलेगी। जैसे ही वो आम का जो मटका ऊपर लेकर आते हैं, तो उसकी पत्नी उसे नाली में गिरा देती है, क्योंकि उसमें गोबर का छोटा-सा टुकड़ा लगा हुआ था। बच्चे भी जो था नाक बिसोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, उसे पीने की जिद नहीं करते। जो थोड़ा-सा आम-रस बचा हुआ था उ उसे भी फेंक दिया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति के इमोशन को इस तरह फेंक देना कहाँ की इंसानियत है। ना जाने वह कितनी दूर से इन इस मटके को उठाकर लोगों से बचाते हुए, बस में चढ़ाते हुए, पैदल चलते हुए उस बोझ को उठाकर वहाँ इस उद्देश्य से लाए होंगे कि ये आम का रस, असली आम का रस भला शहर में कहाँ मिलेगा। लेकिन उनकी इस भावनाओं की कद्र उस घर में नहीं थी। तभी देवनाथ बेंचू बाबा से पूछते हैं कि बाबा आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? बेंचू बाबा बोलते हैं, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द होती है। अब तो दर्द इतनी है कि सहन ही नहीं होती। इसलिए मैं यहाँ अपना इलाज करवाने आया हूँ। अगर मुझे अस्पताल में भी रहना पड़े तो भी मैं रहने को तैयार हूँ। पैसे मेरे पास है। वैसे सुदामा, जो कि बेंचू बाबा का बेटा था, कहता कि वो आना चाहता था लेकिन खेत में बहुत काम है, इसलिए नहीं आ पाया। तो मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आ गया। जब देवनाथ इस बात को अपनी पत्नी से कहते हैं, तो उसकी पत्नी जो चिढ़ जाती है कि मुझे देव बेंचू बाबा की सेवा करने के लिए मत कहना। मैं रोज का दवा दारू नहीं कर सकती। मैं अस्पताल में किसी भी प्रकार का काम या सेवा नहीं कर सकती। जब उसने पत्नी के ऐसे शब्दों को सुना, तो उसने तुरंत अपने बेंचू बाबा को बाइक पे बिठाकर अपने मित्र जो है वो डॉक्टर गर्ग के पास उसे ले जाते हैं। तो जब वो बाइक पर जा रहे होते हैं, तो बाजार में जो दोनों तरफ के दृश्य है उसे देखकर बेंचू बाबा बेहद खुश हो जाते हैं। वो एक तरफ को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो दूसरी तरफ का दृश्य जो वो छूट रहा है, और दूसरी तरफ को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पहली तरफ का दृश्य छूट रहा है, इसलिए वो दोनों तरह के दृश्यों को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर की क्लिनिक में पहुंचते हैं, हाँ, लोगों की भीड़ को देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि लगता है अच्छा डॉक्टर है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनसे अच्छे से जाँच-पड़ताल करते हैं, और तो उन्हें तसल्ली हो जाती है कि मेरा भतीजा मुझे अच्छे डॉक्टर के पास लाए हैं। डॉक्टर और देवनाथ आपस में बातचीत करते हैं, और डॉक्टर बेंचू बाबा से कहते हैं कि बाबा आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई बीमारी नहीं है। उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। तभी डॉक्टर देवनाथ से कहते हैं कि बेंचू बाबा को टीबी है, पहली स्टेज है, ठीक हो सकते हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। लेकिन देवनाथ इस बात के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी कुछ भी करने को राज़ी नहीं थी। तभी वह बाहर आते हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा आपको कुछ भी नहीं है। उन्हें घर लाने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ उन्हें जो है वो बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ खरीद लेते हैं, कुछ जो है वो ताकत के कैप्सूल खरीद लेते हैं, विटामिन्स की गोलियाँ खरीद लेते हैं, और उन गोलियों को बेंचू बाबा को देकर कहते हैं कि आप इन दवाइयों से ठीक हो जाएँगे। बिरजू बाबा इतना इमोशनल हो जाता है कि जो देवनाथ कर रहा है उसकी असली औलाद ने नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, और वो कहते हैं कि बेटा, मेरा सुदामा तुम्हारी तरह नहीं है। वह और उसकी पत्नी मुझसे चिढ़ते हैं, उनके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था। और एक तुम हो कि सुबह से भूखे प्यासे मेरे साथ घूम रहे हो, और मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया, ऊपर से दवाई भी ले आए। मैं कल ही गांव चला जाऊंगा, तुम अब आराम करो। बेंचू बाबा अपनी पत्नी और बच्चों के पास आते हैं, तो पत्नी कहती है कि नीचे खाना रखा हुआ, खा के सो जाना। लेकिन देवनाथ के मन में उधेड़-बुन लगी हुई है कि कल बेंचू बाबा जो जा रहे हैं, वह अब हमेशा के लिए जा रहे हैं। अगर वो चाहे तो उनका इलाज कर सकते हैं, जिससे बेंचू बाबा ठीक भी हो सकते हैं। काफ़ी उधेड़-बुन के बाद वह इसी बात पर आते हैं कि आखिर एक वृद्ध व्यक्ति के पीछे वह अपने सुनहरे सपनों को बलिदान क्यों कर रहे हैं।
और इस बात को देखते हुए वह जो है वो यही निर्णय लेते हैं कि वह बेंचू बाबा को बिना कुछ बताए गाँव भेज देंगे। अगले दिन जो वो बेंचू बाबा उसी रास्ते पर अर्थात मौत के रास्ते पर वापस अपने गाँव आ जाते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। ये एक इंसानियत पर आधारित कहानी है कि आज जो लोग कभी गाँव में रहते थे, शहर में आकर कितने बदल जाते हैं। उनके खून तक के रिश्ते जो है वो आज पानी में तब्दील होते जा रहे हैं। हालाँकि उनका फ़र्ज़ था कि अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करें, उनका इलाज करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो ये था कहानी का सार। अब आते हैं दूसरे तत्व के ऊपर जो कि है पात्र और चरित्र चित्रण। इस कहानी के 2 ही मुख्य पात्र हैं। पहला है बेंचू बाबा और दूसरे हैं देवनाथ। तो बेंचू बाबा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाँव का भोला-भाला व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है और बीमारी का शिकार भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है? और गाँव का प्रतिनिधि, ग्रामीण परिवेश का प्रतिनिधि बनकर इस कहानी में आया है। गाँव के लोगों में जो अपनापन होता है, खुले जीवन जीने का जो सलीका होता है और जो गाँव के रीति-रिवाज हैं, उसको अपनाने वाला, उसे को लेकर जीने वाले व्यक्ति के रूप में हमारे सामने देखने को मिलते हैं। दूसरी है देवनाथ जो शहरी व्यक्ति है और शहरी व्यक्ति के प्रतिनिधि बनकर इस कहानी में आए हैं, जो कि स्वार्थी देखने को मिलते हैं। पत्नी से डरा हुआ व्यक्ति देखने को मिलता है, लालची भी बोल सकते हैं, अपने सपनों को जो है बलिदान नहीं कर सकता है और अपने ही परिवार तक वो सीमित व्यक्ति है। तो ये थे इस कहानी के 2 मुख्य पात्र जिनकी कुछ एक विशेषताएँ मैंने आपको बताई। फिर आते हैं इस कहानी की संवाद योजना पर। अगर आप कहानी को विस्तार से पढ़ें, तो आपको इसके संवादों में बहुत सी विशेषताएँ देखने को मिलेगी, जिसमें जो है कुछ एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस कहानी के संवाद बहुत ही सरल हैं, सरल भाषा में लिखे गए हैं, कहीं भी पाठकों को कुछ भी शब्द को पढ़ने में कठिनाई नहीं आती है। संवाद संक्षिप्त है, छोटे-छोटे संवादों से कहानी आगे बढ़ती है। संवाद जिज्ञासापूर्ण भी है, मतलब हमें और आगे जानने की इच्छा बनी रहती है। संवाद जो है वो पात्रों के अनुकूल है। जब बेंचू बाबा बात करते हुए दिखाई देते हैं, तो उनके शब्दों में ग्रामीण शब्दों का पुट देखने को मिलता है और जब देवनाथ जी बात करते हैं तो वो पढ़े लिखे होने के कारण अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब कि संवाद पात्रों के अनुकूल भी है, संवाद कथा के विकास में भी सहायक है, संवाद उद्देश्यपूर्ण भी है। ये थी इसके संवादों की विशेषताएँ। अगर आप इसको विस्तार से लिखो तो आपका उत्तर बहुत ही अच्छा बन सकता है। फिर आता है देश-काल और वातावरण। इस कहानी में हमें 2 परिवेश देखने को मिलते हैं। एक ग्रामीण परिवेश जिसका प्रतिनिधि बेंचू बाबा है, दूसरा शहरी परिवेश जिसका प्रतिनिधि देवनाथ है। अब गाँव की जो भोली-भाली ज़िंदगी है और गाँव का जो परिवेश है कि किस तरह से जो लोग जब एक-दूसरे के घर जाते हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। जैसे कि बेंचू बाबा आम का रस लेकर आए हैं और वहाँ की गाँव की फसलें लेकर आए हैं जो शहर में मयस्सर नहीं होती हैं। साथ ही साथ गाँव के लोग जो है वो में अपनापन देखने को मिलता है, गाँव के लोगों में भोलापन देखने को मिलता है, तो वो सारा परिवेश हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जो शहरी परिवेश है वो हमें देवनाथ के चरित्र से देखने को मिलता है कि आज शहर के जो लोग हैं काफ़ी स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ़ उनका मतलब अपने तक ही सीमित हो गया है। उनके उद्देश्य सिर्फ़ अपने तक ही सीमित हो गए हैं। अपना और अपना परिवार तक ही व्यक्ति जो है वो का संपूर्ण जीवन इसी के गिर्द घूमता हुआ दिखाई देता है। तो मतलब इस कहानी में हमें 2 तरह का परिवेश देखने को मिलता है, ग्रामीण और शहरी परिवेश, जिसमें कहानीकार काफ़ी सफल हुए हैं। फिर आता है इस कहानी की भाषा शैली। अगर हम भाषा शैली की बात करें तो इस कहानी की जो भाषा है बहुत ही सरल है, प्रवाहमयी भाषा है, भावपूर्ण भाषा है, मुहावरेदार और लोकोक्तिमयी भाषा भी हम बोल सकते हैं, अलंकारमयी भाषा भी बोल सकते हैं और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग कहानीकार ने किया है। और इस कहानी का जो आखिरी तत्व है, वो है उद्देश्य। यह कहानी जो है वो काशीनाथ सिंह ने इस उद्देश्य से बताई है कि आज शहर में आकर लोग कितने स्वार्थी बन गए हैं, कितने अ, स्वार्थपरकता को लेकर जीवन जीने वाले बन गए हैं और गाँव के लोगों का जो भोलापन है, हमें आज भी वैसा का वैसा ही दिखाई देखने को मिलता है। तो ये इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य भी कहानीकार यही कहना चाहता है कि आज जो है वो गाँव और शहर के लोगों में कितना अंतर आ चुका है। कहानी का जो मुख्य 6 तत्व थे वो यही इतने ही थे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।